नमस्कार। आज का हमारा विषय है जल, पानी के बारे में। सोचना भी कितना अजीब है ना? हाँ। एक तरफ हम सुनते हैं कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और दूसरी तरफ? हर रोज पानी की कमी की खबरें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है, ये सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए समझने वाली एक बहुत बड़ी हकीकत है। अच्छा। ये भूगोल, पर्यावरण, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था, इन सबको एक साथ जोड़ता है। और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हमारा स्रोत है कक्षा 7 की एनसीईआरटी की भूगोल की किताब। हाँ। सुनने में ये शायद बहुत बुनियादी लगे, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि असली इमारत तो मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। सही कहा। देखिए, एनसीईआरटी आपको बताती है कि क्या है, लेकिन एक एस्पिरेंट का काम है उसे क्यों और तो क्या से जोड़ना। और आज हम यही करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स बड़े मुद्दों से और परीक्षा के सवालों से कैसे जुड़ते हैं। तो आज हम पानी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये पानी आता कहाँ से है, जो इतना सारा दिखता है वो असल में हमारे काम का कितना है, और समंदर जो ऊपर से शांत दिखता है उसके अंदर कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये पानी आता जाता कैसे है? किताब में जल चक्र का जिक्र है और इसमें एक बात कही गई है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी? कि हमारी पृथ्वी एक बंद टेरेरियम की तरह है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? इसका मतलब है कि ग्रह पर पानी की मात्रा वो लगभग स्थिर है। बदला नहीं है? नहीं। जो पानी आज हमारे ग्लास में है, हो सकता है वो डायनासोर के युग में भी मौजूद था। वो बस अपना रूप और जड़ा बदल रहा है। यही तो जल चक्र है, जिसके 4 मुख्य चरण हैं। हाँ, मैं अंदाजा लगाती हूँ। पहला तो सूरज की गर्मी से पानी का भाप बनना होगा, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। एकदम सही। ये भाप यानी जल वाष्प हल्की होती है तो ऊपर उठती है, ऊपर जाकर वो ठंडी होती है और फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये दूसरा चरण है। संघनन, कॉन्डेंसेशन, जिससे बादल बनते हैं। बिल्कुल। और जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो बारिश होती है, जिसे हम वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हाँ, बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में। और चौथा चरण है अपवाह, मतलब रम ऑफ, जब जमीन पर गिरा पानी नदियों के जरिए बहकर वापस महासागरों में पहुंच जाता है। और ये चक्र ये चलता ही रहता है अरबों सालों से बिना रुके। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है। वो अमेज़न वाली? हाँ, हो सकता है जो पानी आज हरियाणा के खेत में है वो 100 साल पहले अमेज़न नदी में बहता हो। ये हमें पानी के ग्लोबल कनेक्शन का एहसास कराता है। लेकिन यहीं पर मेरा वही पुराना सवाल वापस आता है। अगर पृथ्वी पर पानी की मात्रा स्थिर है और ये एक चक्र में घूम रहा है, तो फिर पानी की कमी का इतना शोर क्यों है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब पानी के बंटवारे के आंकड़ों में छिपा है। और ये आंकड़े प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा? देखिए, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97.3% महासागरों में है। 97%? लेकिन वो तो खारा है। हाँ, जिसे हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे काम का मतलब ताज़ा पानी वो सिर्फ 2.7% है। ये तो बहुत ही कम है। रुकिए, कहानी और भी जटिल है। इस 2.7% ताजे पानी का भी लगभग 2/3 हिस्सा, यानी कुल का करीब 2%। हाँ, वो ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों के रूप में जमा है, हमारी सीधी पहुंच से बाहर। तो बचा क्या फिर? बचा हुआ पानी जमीन के नीचे है, ग्राउंड वाटर, या फिर झीलों और नदियों में। और नदियों में तो, जिन्हें हम जीवन रेखा मानते हैं, कुल ताजे पानी का सिर्फ 0.0001% है। बस 0.0001%? ये तो अविश्वसनीय है। किताब में एक तुलना दी गई है कि अगर पृथ्वी का सारा पानी 2 लीटर की बोतल में हो तो उसमें से सिर्फ 12 चम्मच पानी ही ताजा है। सही। और उन 12 चम्मचों में से भी ज्यादातर या तो जमा हुआ है या जमीन के नीचे है। ये तो पानी को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को एक कदम आगे सोचना होता है। कैसे? ये जो 97.3% खारा पानी है, ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। ये हमें विलवनीकरण मतलब डिसैलिनेशन की तकनीक की तरफ इशारा करता है। अच्छा। आज इजराइल और खाड़ी के देश इसी खारे पानी को पीने लायक बनाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं।
तो ये आंकड़ा हमें जल संरक्षण के साथ साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी सोचने को मजबूर करता है। तो ये साफ है कि वो 2.7% मीठा पानी कितना कीमती है। लेकिन कहानी का 97% हिस्सा तो महासागरों में है। चलिए उस विशाल खारी दुनिया में चलते हैं। सबसे पहला सवाल, ये पानी इतना खारा क्यों है? इसका कारण है पानी में घुले हुए लवण, खासकर सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा साधारण नमक। पर ये नमक आता कहाँ से है? जब नदियां जमीन और चट्टानों से बहती हैं तो वे अपने साथ खनिजों और लवणों को घोल कर ले जाती हैं और समुद्र में जमा करती रहती हैं। लाखों सालों की इस प्रक्रिया ने समुद्र को खारा बना दिया है। और इसी से लवणता या सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, जिसे 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा से मापते हैं। हाँ, और महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 भाग प्रति 1000 है। 35। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां ये आंकड़ा हैरान कर देता है, जैसे इजराइल का मृत सागर, डेड सी। अरे हाँ, मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। लोग पानी पर लेटकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। वो कैसे होता है? वो कोई जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान है। मृत सागर की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर तक है। क्या 340? सामान्य से तो ये लगभग 10 गुना ज्यादा हुआ। बिल्कुल, इतने ज्यादा नमक के कारण पानी का घनत्व मतलब डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये पानी मानव शरीर पर इतना ज्यादा उत्प्लावन बल लगाता है कि इंसान डूब ही नहीं सकता। वाकई कमाल है। अब महासागरों की हलचल पर आते हैं। ये विशाल जलराशियां कभी शांत नहीं रहती। किताब के मुताबिक इनकी गतियों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। हाँ, पहले तरंगों की बात करते हैं। लहरें ज्यादातर तब बनती हैं जब हवा पानी की सतह से टकराती है। मतलब हवा की ऊर्जा पानी में ट्रांसफर हो जाती है। सही, लेकिन एक खास तरह की तरंग है जो हवा से नहीं बल्कि जमीन की नीचे की उथल-पुथल से पैदा होती है और बेहद विनाशकारी होती है। सुनामी। सुनामी, ये एक जापानी शब्द है ना? हाँ, जिसका मतलब है बंदरगाह तरंगे। ये नाम इसकी तबाही की कहानी कहता है। और यूपीएससी के लिए खासकर आपदा प्रबंधन के टॉपिक में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी एक क्लासिक केस स्टडी है। बिल्कुल। उस तबाही के पीछे का विज्ञान क्या था? उसका कारण था सुमात्रा के तट के पास 9.0 की तीव्रता वाला एक जबरदस्त भूकंप। 9 की तीव्रता? हाँ, भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसक गई थी। इस प्रक्रिया से समुद्र का तल अचानक 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। बाप रे! इस हलचल ने पानी के एक विशाल स्तंभ को अपनी जगह से हिला दिया, जिससे लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली लहरें पैदा हुईं। 800 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो एक कमर्शियल हवाई जहाज की रफ्तार है। इसका भारत पर क्या असर हुआ? भारत में इसका असर बहुत भयानक था। हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार में है, वो पूरी तरह से डूब गया। पूरी तरह से? हाँ, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के तटों पर हजारों जानें गईं। एक आपदा प्रबंधन के छात्र के लिए इस त्रासदी से सबसे बड़ा सबक क्या था? सबसे बड़ा सबक था पूर्व चेतावनी प्रणाली, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम का ना होना। उस समय प्रशांत महासागर में तो ये सिस्टम था, पर हिंद महासागर में नहीं। अच्छा। लोगों को ये भी नहीं पता था कि तट से पानी का तेजी से पीछे हटना सुनामी का संकेत है। कई लोग तो ये नज़ारा देखने के लिए तट पर चले गए थे। कितनी दुखद बात है। हाँ, इस आपदा के बाद भारत ने अपनी खुद की अत्याधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की, जो अब पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को सेवाएं देती हैं। तो सुनामी जैसी घटनाएं अचानक और विनाशकारी होती हैं, लेकिन महासागर में एक और गति है जो हर रोज बिल्कुल घड़ी की तरह काम करती है। हम ज्वार भाटा की बात कर रहे हैं। क्या बेहतरीन तरीका है इसे समझाने का। बिल्कुल, ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर का दिन में 2 बार लयबद्ध तरीके से ऊपर उठना और नीचे गिरना है। हाँ, जब पानी का स्तर अधिकतम होता है तो उसे उच्च ज्वार या हाई टाइड कहते हैं, और जब न्यूनतम होता है तो निम्न ज्वार, लो टाइड। सही। मुझे हमेशा लगता था कि इसका संबंध शायद पृथ्वी के घूमने से है, लेकिन किताब कहती है कि इसका कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। ये कैसे काम करता है? आपका सूचना तार्किक है, पर मुख्य खिलाड़ी गुरुत्वाकर्षण ही है। चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब है, इसलिए उसका खिंचाव सूर्य से कहीं ज्यादा महसूस होता है। अच्छा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर मौजूद पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे उस हिस्से में उच्च ज्वार आता है, और ठीक उसी समय पृथ्वी की दूसरी तरफ भी एक उच्च ज्वार आता है। और किताब में वृहद ज्वार और लघु ज्वार का भी जिक्र है, वो क्या है? ये सूर्य और चंद्रमा की मिलीजुली ताकत का खेल है।
पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, एक ही लाइन में। हाँ, तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में काम करता है। इससे सामान्य से बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें वृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और लघु ज्वार इसका उल्टा होगा? बिल्कुल। जब चांद अपने पहले और आखिरी चौथाई में होता है तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो उनका खिंचाव अलग अलग दिशाओं में होता है। हाँ, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे सामान्य से कम ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं। इन्हें लघु ज्वार या नीप टाइड्स कहते हैं। इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? सिर्फ तटों पर पानी के घटने बढ़ने के अलावा? नहीं, इसका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है। उच्च ज्वार के समय तटों के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े जहाजों को बंदरगाह तक आने जाने में आसानी होती है। अच्छा, नेविगेशन में मदद मिलती है। हाँ, कई मछुआरे भी इसी का इंतजार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ देश ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी का उपयोग करके बिजली भी बना रहे हैं। और अब महासागर की तीसरी और आखिरी गति, महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स। इन्हें मैं महासागर के अंदर बहने वाली नदियों की तरह सोचती हूँ। ये एक बहुत अच्छी उपमा है। ये निश्चित दिशाओं में बहने वाली पानी की विशाल धाराएं हैं जो गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म और ठंडी। हाँ, एक सामान्य नियम है। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के गर्म पानी को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं और ठंडी धाराएं ध्रुवों के ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की ओर लाती हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शायद गल्फ स्ट्रीम है। हाँ, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, लेकिन यहाँ हमें एनसीईआरटी से एक कदम आगे जाना होगा। गल्फ स्ट्रीम सिर्फ एक धारा नहीं है, ये पृथ्वी के एक विशाल एयर कंडीशनर सिस्टम का हिस्सा है, जिसे AMOC कहते हैं। AMOC, एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये सिस्टम पूरी दुनिया में गर्मी को बांटता है और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ आज चिंतित हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने से ये सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हाँ, तो देखिए कक्षा 7 का एक कॉन्सेप्ट कैसे सीधे वैश्विक जलवायु मॉडल से जुड़ जाता है। ये अद्भुत कनेक्शन है। हाँ। और इन धाराओं का स्थानीय स्तर पर क्या असर होता है? ये किसी भी तटीय क्षेत्र के तापमान को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प नज़ारा वहां देखने को मिलता है जहां एक गर्म और एक ठंडी धारा मिलती है। ऐसा कहाँ होता है और वहाँ क्या खास होता है? जापान के तट के पास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास ऐसा होता है। जब गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो ये मछलियों के लिए एक दावत जैसा माहौल बना देता है। मतलब मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह? दुनिया में सबसे अच्छी। हालांकि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। वो क्या? गर्म और ठंडे पानी के मिलने से यहाँ घना कोहरा भी बनता है, जो जहाज़ों के लिए नेविगेशन को बहुत मुश्किल और खतरनाक बना देता है। ये आर्थिक भूगोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने पानी की एक बूंद से शुरू करके पूरे जल चक्र को समझा, पृथ्वी पर ताज़े पानी की असली और चौंकाने वाली हकीकत को जाना और फिर महासागरों की उन 3 विशाल शक्तियों को समझा जो सुनामी जैसी आपदा से लेकर किसी देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक जलवायु तक को नियंत्रित करती हैं। और ये सब कुछ एक बुनियादी एनसीईआरटी की किताब से शुरू हुआ। ये दिखाता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों को समझना है। बिल्कुल। जल चक्र को समझना जल संरक्षण के लिए जरूरी है, सुनामी को समझना आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी है, और महासागरीय धाराओं को समझना जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए जरूरी है। आपने ज्वारीय ऊर्जा का जिक्र किया था। ये एक विचार है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल है जिसे हर यूपीएससी एस्पिरेंट को सोचना चाहिए। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी लंबी तटरेखा है। ऐसे में देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण में ज्वारीय ऊर्जा की वास्तविक क्षमता क्या है, और इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें किन तकनीकी, आर्थिक और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बाधाओं को पार करना होगा। ये तो सीधा सीधा जीएस पेपर 3 का सवाल बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है।